नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अंत समय में कैसे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हुआ, जबकि दोनों ओर से हमले की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहीं हम ये भी चर्चा करेंगे कि गाजा शांति प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत होने के बाद कैसे अब और भी बड़ी चुनौतियां गाजा के भविष्य को लेकर सामने आने वाली हैं। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के मकसद को देखते हुए किस तरह 6 देशों ने वहां अपनी सेनाएं तैनात करनी शुरू कर दी हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नरमी के संकेत, फांसी देने की योजना से किया इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति का तेहरान में हत्याएं रुकने का दावा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ नहीं बनी सहमति। तनाव के बीच डेनमार्क समेत 6 नेटो देशों ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। रूस ने जताई चिंता। गाजा में शांति योजना का दूसरा चरण शुरू। आखिरी मरे हुए बंधकों की वापसी भी होगी सुनिश्चित। हमास के निशस्त्रीकरण के साथ रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस। रूस ने ब्रिटेन के राजनयिक को किया निष्कासित। जासूसी के आरोप में 2 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने के आदेश। ब्रिटेन ने आरोप को बताया दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद। नासा का अंतरिक्ष से पहला मेडिकल इवैक्यूएशन। 4 एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर हुई सकुशल वापसी। कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग। और आइए सबसे पहले हम आपको जयपुर लिए चलते हैं। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। एक सैनिक में आपको जहां कठोरता भी दिखेगी और कोमलता भी दिखेगी और सैनिक अपने दुश्मन के प्रति कठोर होता है, किंतु आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु के प्रति या फिर पीड़ित नागरिक के प्रति उसका हृदय कोमलता से भर जाता है। ऐसा होता है हमारा भारतीय सैनिक। साथियों, एक व्यक्ति में जिस तरह से विपरीत गुण हमें देखने को मिलते हैं, यह अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक यूनिक क्वालिटी है। साथियों, एक भारतीय सैनिक के लिए उसका कर्तव्य एक यज्ञ के समान होता है। वह युद्ध भूमि उसकी यज्ञशाला होती है और उसका त्याग उसकी आहुति होती है। वह जानता है कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है कि उसके सभी कर्मों का फल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। और यह निस्वार्थ सेवा का वह उच्चतम आदर्श है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की थी। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए। साथियों, दार्शनिक के अलावा मैं सैनिक को एक कुशल प्रबंधक, एक स्किल्ड मैनेजर भी मानता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक का संबंध सिर्फ युद्ध से नहीं होता। युद्ध तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन युद्ध की तैयारी यह रोजमर्रा की चीज होती है। आप देखिए, कोई भी साधारण युवा जब सेना में प्रवेश करता है तो उसके अंदर किस तरह से रेडिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सेना में उसे सिखाया जाता है कि स्वयं के लिए जीना क्या होता है और देश के लिए जीना क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, यह उसे सिखाया जाता है। उसे समय का महत्व समझाया जाता है कि 1 सेकंड की देरी भी कभी कभी असंख्य लोगों के जीवन को दांव पर लगा सकती है। उसे शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता विकसित करनी होती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो,
चाहे बर्फ हो, चाहे रेगिस्तान जैसी रेगिस्तान हो, उसे हर परिस्थिति में खुद को ढालना होता है। ऐसा होता है हमारा बहादुर भारत का सैनिक। साथियों, इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात, उसे टीम वर्क सिखाया जाता है। और यह मेरा सौभाग्य है कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना को बेहद नजदीकी से देखने का और ऑब्जर्व करने का अवसर भी मिला है। और मैंने हमेशा देखा है, सेना में मैं नहीं बल्कि हम होता है। यहां पर्सनल कुछ नहीं होता, यहां व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, यहां सब कुछ सेना का होता है। कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता, कोई भी जीत व्यक्तिगत नहीं होती, सब कुछ सामूहिक होती है। सही मायने में सेना की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि एक सैनिक को पता ही नहीं चलता है कि कब वह अनस्किल्ड से स्किल्ड हो जाता है, अकुशल से कुशल हो जाता है और बेहतरीन मैनेजमेंट वह सीख लेता है। ऐसा होता है हमारा भारत का सेना का जवान। साथियों, भारतीय सेना अपने आप में देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कई मायनों में यह मिसाल है। कोई भी जब इंडियन आर्मी को देखता है तो यहां हमें पूरा भारत दिखाई देता है। भारतीय सेना अपने आप में विविधता में एकता का सजीव उदाहरण है। यहां देश के कोने कोने से आए नौजवान अलग अलग भाषाएं बोलते हुए, अलग अलग खान पान और पहनावे के साथ एक साझा लक्ष्य के लिए वह एकजुट हो जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। सेना की किसी भी रेजिमेंट में आप चले जाइए, आपको कई राज्यों के नौजवान एक साथ दिखाई देंगे। वे एक दूसरे के त्योहार भी मनाते हैं, एक दूसरे की भाषा भी सीखते हैं, एक दूसरे के संकट में सहायक भी बनते हैं। सेना ने भारत की सामाजिक एकता को मजबूत करने में एक अतुल्य योगदान दिया है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो जयपुर से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और आइए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर लिए चलते हैं। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की तैयारी भी कर ली थी, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार था, लेकिन अंत समय में सैन्य तनातनी कम हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी काम आया। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे अंत समय में ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा टला, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच जंग का खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है, क्योंकि लगातार धमकी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान में हत्याएं रुकने का दावा कर तनाव कम करने की कोशिश की। ट्रंप के बयान को ईरानी विदेश मंत्री के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की योजना से इनकार किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए इरफान सुल्तानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने को लेकर आ रही रिपोर्ट का सरकार ने खंडन किया है। ईरानी न्यायपालिका ने साफ किया है कि इरफान को न तो फांसी दी गई है और न ही आगे ऐसा कोई इरादा है। अगर उसके खिलाफ आरोप साबित भी हो जाते हैं तो इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। अरागची के मुताबिक तेहरान के हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। प्रदर्शन के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को इजराइल ने हथियार मुहैया कराए जो सैकड़ों की मौत की वजह बने। दरअसल अलग अलग मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि 28 दिसंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी मृतकों की संख्या 2000 से 5000 के बीच बताई है। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी नरमी बरतने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को समय रहते सुन लिया जाता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। संभावित सैन्य कार्रवाई की चिंताओं के बीच ईरान ने 5 घंटे बाद अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया। हालांकि इस दौरान कई एयरलाइन कंपनियों को कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी या फिर
उनका रूट बदलना पड़ा। ईरान ने हवाई हमले की आशंका के बीच एयर स्पेस को ऐसे समय बंद किया जब अमेरिका ने कतार स्थित अपने एयरबेस से कुछ कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमले की स्थिति में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तेहरान में बदलते घटनाक्रम के बीच फिलहाल सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन की वजह से खामनेई को सत्ता से बाहर होना पड़ता है तो देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि तेहरान के पास विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, और ऐसे में अगर सख्ती कर मौजूदा प्रदर्शन को दबा दिया जाता है तो भविष्य में फिर से विरोध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि लंबे समय से प्रतिबंध और जंग का सामना कर रहे ईरान की आर्थिक स्थिति न सिर्फ बदहाल है बल्कि महंगाई जैसी चुनौती से निपटने के लिए स्पष्ट नीति का अभाव है। देश में बिखरे विपक्ष के बीच हालांकि तेहरान में कुछ तबकों का नेतृत्व करने का दावा शाह वंश के राजकुमार रिजा पहलवी कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका भी पसंद करता है, लेकिन माना जाता है कि ईरान में उनका समर्थन एक खास तबके तक ही सीमित है। और ईरान मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी और सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट पिछले 2-3 दिन से हम दिखा रहे हैं। किसी भी पक्ष के एजेंडे से हमारी रिपोर्ट प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जो स्थिति है, क्या कुछ आपका विश्लेषण है इसको लेकर के? चंद्रशेखर जी, एक तरह से जो स्थिति एक पीक पे पहुंची थी, अब वो रिवर्स साइकिल शुरू हो गया, डिसेलरेट कर रही हैं टेंशंस। तो अगर उसको हम उसका विश्लेषण करें तो जो रेजीम चेंज की बात हो रही है, मुझे लगता है वो अब रेजीम चेंज की बात नहीं हो रही। वो एक तरह से वो पॉसिबिलिटी जो है अब ना के बराबर है जी। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो विरोध अंदर हो रहे हैं उनमें भी अभी पहले से ज़्यादा कम हुए हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि अगर रेजीम चेंज होती तो उसके पीछे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, इजरायली इन्वॉल्वमेंट और इंटरनल जो डोमेस्टिक देखा जा रहा है ईरान के अंदर, वहाँ पर दरारें पड़ी होती सिस्टम के अंदर। तो वो तीनों अगर एंगल देखें तो उनमें से कोई भी एंगल इस वक्त काम नहीं कर रहा। वेस्ट की तरफ से जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, उससे लगता है कि हालांकि आपने अपना बेड़ा जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ, एशिया पैसिफिक से लेके आ रहे हैं, लेकिन वो एक सिंबॉलिक है, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। अतुल जी, यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। चाहे हम ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान देखें जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने समय रहते लोगों को नहीं सुना, इसलिए ये हालत हो गई, और उसके अलावा जो कल वहाँ की जुडिशरी का बयान आया है कि हम किसी को फांसी पर नहीं लटका रहे हैं और नहीं ये ऐसा मामला है कि इसमें फांसी की सज़ा दी जाने वाली है। क्या लगता है आपको, प्रेसिडेंट ट्रंप का दबाव कहीं ना कहीं काम आया है वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर जी, दो फैक्टर्स हैं। एक तो है कि पावर इक्वेशंस, हमने ये देख लिया कि जितने मर्जी प्रोटेस्ट हुए उसके ऊपर एक तरह से जो हुकूमत है ईरान की उसने काबू पा लिया था जी। ग्राउंड रियलिटी है। अब बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे को कुछ तो अपनी जनता के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो नरमी जो है वो अमेरिका के काम आएगी कि भाई हम फांसी नहीं देंगे, हम जो है हमसे गलतियां हुई हैं, ये सारा कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप पे विक्ट्री कर सकते हैं कि भाई मेरे दबाव से ही ये मैं बदलाव ला सका हूँ ईरान के अंदर। तो एक तरह से विक्ट्री देना, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये पोस्चरिंग है और एक विन विन है। ईरान को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि इनके अंदर भी, ईरान के अंदर जो कह रहे हैं कि कुछ जो इनसे गलतियां हुई हैं उनको सुधारें, वो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए विक्ट्री है कि भी मैंने दबाव डाला तो रेजीम बिहेवियर चेंज किया। रेजीम चेंज तो नहीं कर सका लेकिन रेजीम बिहेवियर में मैंने चेंज कर लिया, तो एक तरह से वो भी विक्ट्री क्या कहा जा सकता है। अतुल जी, तो जो एक तरह से विन विन है ये। जी, अतुल जी, जो ईरान की सत्ता है जो अभी खामनेई के नेतृत्व में वहां पर है, इनको कितना इससे सबक लेने की जरूरत है, और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कितनी जरूरत है इस मोमेंट पर? देखिए, सबक लेना ज़रूरी है कि आप अपने लोगों की बात सुने, लेकिन इसके पीछे एक कठोर रियलिटी ये है कि अगर ईरान की ये स्थिति बनी है, खासकर के आर्थिक स्थिति इतनी बेहाल हुई है, इसके पीछे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगी हैं, पूरी तरह से एक स्ट्रैंगल होल्ड कर दिया है। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता। बाकी देशों को कहा जा रहा है कि आप अगर खरीदोगे तो 25% आपके ऊपर टैरिफ लगेगी। तो एक तरह से जो आर्थिक स्थिति हुई है उसका मूल कारण कहाँ आता है?
ईरान में कुछ हद तक आता ही है, लेकिन एक्सटर्नल पावर्स जी। जिन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी और न्यूक्लियर डील के तहत सैंक्शंस लिफ्ट हो रही थी, वो न्यूक्लियर डील से बाहर हुए हैं। ईरान तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन जो बाहर के देश हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप 2018 में अमेरिका उससे बाहर हो गया। जी। दूसरी बात ये भी की गई कि जो ईरान की एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो अगर आप एनपीटी के मेंबर हो तो आप उसको एनरिच कर सकते हो सिविलियन पर्पसेस के लिए। लेकिन अब जो कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से और ईरान के और अमेरिका की तरफ से कि 0% एनरिचमेंट, मतलब ठीक है। एनपीटी के बिल्कुल खिलाफ। तो एक तरह से जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई है उसका श्रेय जाता है हुकूमत के ऊपर जो ईरान की है, लेकिन बहुत सारा श्रेय जाता है जिस तरह से एक्सटर्नल पावर्स ने ईरान के साथ बर्ताव किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को आने वाले दिनों में बातचीत करनी चाहिए, तभी इससे वो बाहर निकल पाएंगे। अतुल जी, एक और खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति योजना के दूसरे चरण की घोषणा हो गई है। गाजा में अभी तो इजराइल और हमास के बीच कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर शांति कायम है, लेकिन दूसरा चरण काफी चुनौतीपूर्ण है। इस चरण में हमास के हथियारों को जब्त करना जैसे काम होंगे, जिसे हमास समय समय पर नकारते रहा है। आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि दूसरा चरण शांति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम बातचीत करेंगे। गाजा संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने अपनी महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण को औपचारिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण के तहत हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण, गाजा के पुनर्निर्माण तथा दैनिक प्रशासन के लिए एक नई व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय सामने आई है जब क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने स्पष्ट किया कि दूसरे चरण में प्राथमिकता अब केवल संघर्ष विराम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गाजा को पूरी तरह हथियार मुक्त बनाने पर केंद्रित होगी। योजना के तहत सभी अनधिकृत सशस्त्र गुटों को निरस्त किया जाएगा ताकि भविष्य में हिंसा की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके। शांति योजना का प्रमुख लक्ष्य वहां एक तकनीकी प्रशासन स्थापित कर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना है। दूसरे चरण के तहत गाजा के प्रशासन की जिम्मेदारी 15 सदस्यीय फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति को सौंपी जाएगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। विटकॉफ के मुताबिक यह चरण गाजा के भविष्य की दिशा तय करेगा। अमेरिका ने दूसरे चरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमास से पूर्ण सहयोग की उम्मीद की है, लेकिन बंधकों से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्पष्ट चेतावनी भी दी है। विटकॉफ ने कहा है कि हमास को अंतिम मृत बंधक के अवशेष तुरंत सौंपने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हमास की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले हमास ने कहा था कि फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञ क्षेत्र का नियंत्रण संभालेंगे, उसी वक्त संगठन अपना मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को भंग कर देगा।
दरअसल गाजा में हमास और इजराइल के बीच पिछले साल 10 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में सीज फायर हुआ था। पहले चरण के दौरान युद्ध स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अलावा 28 में से 27 मृत बंधकों के अवशेषों को भी सम्मानपूर्वक लौटाया गया। हालांकि इस बीच इजराइल पर सीज फायर के उल्लंघन के कई आरोप लगते रहे हैं। शांति मिशन की अब तक की प्रगति में मिस्र, तुर्की और कतर जैसे क्षेत्रीय देशों के मध्यस्थता प्रयासों को अमेरिका ने विशेष रूप से सराहा है। अमेरिका आने वाले समय में भी इन सहयोगियों के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, सीधा सा सवाल यह है कि दूसरे चरण को लॉन्च करने की घोषणा हो गई है, ये चरण कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा पूरी तरह से। मतलब जो खतरा या रहा है हमास की तरफ से इजराइल को, उसको पूरी तरह से परमानेंटली ख़त्म करना पड़ेगा जी। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमास के पास कोई ख़ास ऑप्शन है, क्योंकि उसका कोई सपोर्टर नहीं है अभी हमास का। ना हिजबुल्लाह है, ना हुती हैं, या जो रेजिस्टेंस फ्रंट है। और मुझे नहीं लगता ईरान अपने ही चैलेंजेस से घिरा हुआ है कि वो इस वक्त नज़र हमास की तरफ डालेगा। तो मुझे लगता है कि उनको हथियार डालने पड़ेंगे, और अभी के लिए जो है स्थिति एक तरह से सामान्य हो सकती है। टेक्निकल, एक तरह से टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर। लेकिन बात चंद्रशेखर जी एक बहुत बड़ी बाद में आएगी। वो ये है कि पॉलिटिकली क्या रूप लेगा। क्या एक पैलेस्टीनियन स्टेट कभी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सारा जो हम इतने सालों से देख रहे हैं, एक तरह से हिंसा जो वहाँ पर भड़की है या रेजिस्टेंस हुई है, उसका एक मूल कारण ये था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर सबकी एग्रीमेंट थी कि पैलेस्टाइन एक स्टेट बनेगा। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। ये जो अभी प्रस्ताव आया है, 20 सूत्री प्रस्ताव, कि कब बनेगी वो, तो मुझे लगता है अभी के लिए तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि किसी के पास काउंटर फोर्स नहीं है ईरान और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन जब 1 साल हो, 2 साल, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन कभी ना कभी वो मुद्दा जरूर उठेगा। लेकिन अभी शुरुआत में हम देखें तो जिस तरह से हमास की ओर से बार बार ये बयान आए हैं कि वो कहते हैं कि हम डिसआर्म नहीं करेंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर गाजा में क्या एक बार फिर इजराइल वहां पर बमबारी करना शुरू कर देगा? ऐसे हालात बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। और इस बार जो है, अगर हमने पिछले राउंड में देखा तो उसकी सपोर्ट थी, हमास की सपोर्ट पीछे से। इस बार वो सपोर्ट आने नहीं वाली। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बात करने के लिए है, क्योंकि वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे इजराइल को, वो सिंबॉलिकली भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा गहराई से देखें तो कैसे आप अपनी जो बात है उसको ज़मीन पे कैसे उतारेंगे, कहाँ है आपके पास वो क्षमता अब जो पहले थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात में ज़्यादा दम है कि हम जो है इसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए डेनमार्क समेत 6 नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। अमेरिका में मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में बुधवार को यूएस इमिग्रेशन अधिकारी ने वेनेजुएला के एक नागरिक को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। शहर में एक सप्ताह के अंदर इस तरह की ये दूसरी घटना है। रूस ने ब्रिटेन के एक राजनयिक को देश से निष्कासित करने की घोषणा की है।
रूस का आरोप है कि संबंधित राजनयिक अंडरकवर जासूस के तौर पर काम कर रहा था। ब्रिटेन की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आपातकालीन रूप से पृथ्वी के लिए रवाना हुआ। कैप्सूल सही सलामत कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतर गया। थाईलैंड में कल एक क्रेन के चलती ट्रेन में गिरने से 32 लोगों की मौत की घटना के बाद बैंकॉक के बाहरी इलाके में एक और क्रेन गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले पूर्वोत्तर थाईलैंड में हुई भीषण ट्रेन हादसे के एक दिन बाद गुरुवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने बुधवार को 406 कैदियों की रिहाई की घोषणा की। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक वेनेजुएला में करीब 800 राजनीतिक कैदी हैं, जबकि अधिकार समूह फोरम पेनाल के अनुसार अब तक सिर्फ 72 राजनीतिक कैदियों को ही रिहा किया गया है।